हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947। ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, माइनर पेपर का सब्जेक्ट है डिसिप्लिन का। ओके, हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारी जो यूनिट फर्स्ट थी उसके चैप्टर नंबर 4 के बारे में इसको डिस्कस किया था, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5 है, इसके ऊपर बात करेंगे। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है औपनिवेशिक राज्य के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था और धन निकासी, आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति विराग, मतलब 1858 1957 के बीच। इन सब टॉपिकों को हम इस चैप्टर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो एग्जैक्टली हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो मेन पॉइंट्स देखेंगे। अब यानी होल चैप्टर एक एक लाइन आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो आपको जो सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इजीली वो करके आ सकते हो, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो भारत में जो औपनिवेशिक शासन के दौरान हमें आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तनों को समझने की ज़रूरत है। मतलब भारत में जो औपनिवेशिक शासन है उस शासन के दौरान में जो आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन हुए थे उसको हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। और धन निकासन के और देशी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था इसको हम जानेंगे। भारतीय पूंजीपति वर्ग और आधुनिक उद्योग के विकास को भी हम जानेंगे, कैसे इन दोनों का विकास किस प्रकार से हुआ, इस चीज़ को भी समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 है। और अगर कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं परिचय क्या है इसका। औपनिवेशिक शासन के दौरान में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उनके उद्योग, उनके व्यापार में काफ़ी सारे बदलाव आए थे। या आप लोग को मैंने इतनी सारी वीडियो मतलब आपको पता होगा, आपने पुरानी अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, 10th की वीडियो बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। लेकिन इसमें यही कि औपनिवेशिक शासन है ना, उसके दौरान हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो उद्योग मतलब जो उद्योग है, हमारा जो व्यापार है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए थे औपनिवेशिक शासन के दौरान। अंग्रेज़ों ने अपने हित में भारतीय संसाधन मतलब अंग्रेज़ों ने अपने बेनिफिट मतलब अपने प्रॉफिट के लिए जो भारत के जो संसाधन है उनका दोहन करना मतलब उनका दोहन करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे देश की जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है ना उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। भारत में औपनिवेशिक राज्य के बारे में बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो इंग्लैंड की कंपनी है, जो मतलब जो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश शासन की कंपनी है, जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया था, उनकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसके व्यापार के बहाने ये शासन को स्थापित किया था इन्होंने। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। मतलब 1858 के बाद जो हमारा भारत देश है वो अंग्रेज़ों के गुलाम हो गया था, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे शासन हो गया था। औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को ब्रिटेन का बाजार और कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश बनाना था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बाजार के मतलब एक व्यापार के बहाने से ना हमारे जो भारत पर ना शासन करना चाहती थी, वो उन्होंने 1858 में हासिल कर लिया था। और इनका क्या औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारत को ब्रिटेन का बाजार और कच्चा माल है ना वो आपूर्ति करने वाला देश बनाना था भारत को। ब्रिटेन सरकार का यही मकसद था औपनिवेशिक शासन करना। तो औपनिवेशिक राज्य में अर्थव्यवस्था क्या थी, तो कृषि पर भारी कर मतलब जो कृषि करते थे, जो किसान कृषि करते थे, उन पर उन लोगों ने भारी कर लगा दिया था। अगर वो लोग कर देंगे तो जो जो उनका मतलब उनका व्यापार है वो और बढ़ेगा। वो लागत तो मतलब उतनी ही लेता है लेकिन फिर इतना कर लगा देते हैं, इस किसानों को नुकसान तो होता ही है। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है ना उनको इस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा था क्योंकि कर ज़्यादा आ रहा था उनके पास। तो निर्यात प्रधान अर्थव्यवस्था को भी इसका विकास हुआ था। अविकसित उद्योग और कारीगरी का भी पतन हुआ था। ठीक है, तो ये सारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिली थी औपनिवेशिक राज्य में। धन निकासन में तो भारत से जो बड़ी मात्रा में जो धन है वो ब्रिटेन भेजा जाने लगा था और ट्रेड सरप्लस के माध्यम से होम चार्जेस चुकाए गए थे। और आर्थिक शोषण के कारण भारत में गरीबी और भुखमरी भी बढ़ने लगी थी। अगर अब भारत का जो जो धन निकासन उसकी मात्रा को बढ़ाया, मतलब जो भारत का जो धन है वो बड़ी मात्रा में दूसरे देशों तक भेजा जाएगा, तो जो भारत के अंदर गरीबी और भुखमरी की भावना ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है,
औपनिवेशिक राज्य में आधुनिक कंपनियां, तो ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे, बीमा, बैंकिंग, चाय, कपड़ा उद्योग में निवेश किया था और भारतीय उद्योगपतियों के लिए अवसर सीमित रहे थे। तो देश उद्योग का विनाश कैसे हो, तो हाथकरघा उद्योग, दस्तकारी, कुटीर उद्योग ये सारे नष्ट हो गए थे। मतलब जैसे पहले, अभी देखो साड़ियाँ तो वैसे बनती हैं, साड़ियों की बात कर लेते हैं। जैसे साड़ियाँ होती हैं वो पहले लोग हाथ से बॉर्डरिंग करके खुद बनाते थे, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं तो मशीनें ये सारा काम करती। तो उस टाइम में यही था कि पहले लोग हाथ से अपने मतलब हाथों से बनाते थे जो भी प्रोडक्ट होता था, लेकिन मशीन आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी वस्तुएं इस बाज़ार पर कब्जा कर लिया था। मशीनों के द्वारा काम करते थे। अगर मशीनें काम करेंगी तो जो वहाँ पे जो कारीगर वहाँ काम कर रहे हैं उनको काम पर नहीं रखा जाएगा, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो रहे थे। तो मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया था। भारत का जो प्रारंभिक आर्थिक ढांचा है ना, उसको बर्बाद कर दिया था। अगर कारीगर काम नहीं करेंगे, उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो वो बेरोजगार होते। जो भारत की जो उनका धन है वो भी दूसरे देशों तक जा रहा है, वो अपने देशों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा जो भारत का जो धन निकासन कर रहे हैं, तो इससे जो भारत की जो आर्थिक नीति है ना वो बर्बाद हो जाती है। नए उद्योग का उद्योग क्या होता है, वस्त्र उद्योग को देखते हैं। मुंबई और अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र है ना, उसकी मिलें स्थापित होने लगी थी। भारतीय उद्योग भारतीय पूंजीपति द्वारा संचालित की गई थी। जूट उद्योग में बंगाल में जूट उद्योग का विकसित हुआ था और जूट का जो निर्यात है ना वो मुख्यतः यूरोप को होता था। अन्य उद्योग में लोहे और इस्पात उद्योग में इसको 1907 में कागज, चीनी, सीमेंट और रसायन उद्योग का भी विकास हुआ था। सरकार की औद्योगिक नीति, तो सरकार ने ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी थी। भारतीय उद्योग को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था। औपनिवेशिक राज्य और औद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे तो औद्योगिकरण धीमा और असंतुलित हो रहा था। मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश जो आर्थिक उनकी हितों की जो पूर्ति करनी थी ना, वो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ब्रिटिश हैं उनकी आर्थिक हितों को पूरी करना था और भारतीय आत्मनिर्भर, मतलब अगर आप डिपेंड, जैसे आप हो, अगर आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड, मतलब अपने आप फादर पर डिपेंड हो हर चीज़ के लिए, आप इतने एलिजिबल हो कि आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोच सकते हो, अपने लिए खुद कर सकते हो, लेकिन आप इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो इस वजह से कि आप दूसरे लोगों पर डिपेंड हो। तो ऐसे भारत है कि वो ब्रिटिश, उनकी जो आर्थिक नीति है वो ब्रिटिश लोग पूरी करते थे। जो भारत है वो आत्मनिर्भरता नहीं थे। तो एक ये भी कारण है हमारे औद्योगिकरण और राज्य और औद्योगिकरण इतना धीमा और असंतुलित होता जा रहा था। औपनिवेशिक राज्य और भारतीय पूंजी वर्ग, तो टाटा, बिरला और किर्लोस्कर जैसे भारतीय पूंजीपति ये सारे उभरे थे। इनका नाम सुना होगा आपने। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समर्थन भी दिया था। निष्कर्ष देखते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत की पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था है उसको तोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक उपगान बना दिया था। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको ख़राब कर दिया था अपने जो प्रॉफिट के लिए। अपनी नई ब्रिटिश साम्राज्य का जो आर्थिक उपगान है उसको बनाकर खड़ा कर देता है। हमारे धन निकासन मैंने बताया कि जो भारत का जो धन है वो दूसरे देशों तक पहुंचाया जा रहा है, वो अपने देश में बेच रहे हैं। देश का जो उद्योग है उसको विनाश कर रहा है। सीमित उद्योगीकरण ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला है। जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने मशीन का जो निर्माण, मतलब मशीनों को लगा दिया, कारीगरों को हटा दिया, तो जो कारीगर हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। देश में कोई भी धन, जो हमारे देश का धन वो दूसरे देशों तक जा रहा है। तो हमारे जो भारत में ना अर्थ की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है, बेरोजगारी आ रही है, कोई धन नहीं है। तो इस वजह से उसमें भुखमरी की भी भावना बढ़ रही थी। तो भारतीय पूंजीपतियों ने इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथ नए उद्योग खड़े किए थे। जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।